नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है कुदरत का चमत्कार। ओ पापा जी, आइए खाना खा लीजिए। रोज़ रोज़ आपको बुलावा देने के लिए आना पड़ता है। खुद से एक बार चल कर नहीं आ सकते क्या? जीना हराम करके रखा है। आपको टाइम याद नहीं रहता है जो बार बार भूल जाते हैं, या फिर बहू को ज़्यादा परेशान करना आपको अच्छा लगता है? रतन जी की बहू रश्मि गुस्से से दनदनाती हुई बोली, जिसे सुनकर बेचारे बूढ़े रतन जी को काफ़ी बुरा लगा और उन्होंने अपने कमज़ोर शरीर को उठाने में मदद करते हुए कहा, मुझे माफ़ कर देना बहू, लेकिन मुझे टाइम याद नहीं रहता और साफ दिखाई भी नहीं देता, इसीलिए मैं आ नहीं पाता हूँ। गोलू कहाँ है? उसे भेज दिया करो, वो मुझे ले जाया करेगा। तुम खुद क्यों इतनी तकलीफ़ उठाती हो? यह बात सुनकर अब रश्मि को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से के साथ कहा, क्या मतलब है आपका पापा जी? आपके पैर भगवान की कृपा से सही सलामत है, टूट नहीं गए हैं जो आपने खुद चलकर नहीं आ सकते? मेरा बेटा कोई आपका नौकर चाकर नहीं है जो आकर आपको अपने साथ लेकर जाएगा, समझे आप? इसीलिए चुपचाप से आ जाइए, वरना अगर खाना नहीं खाना तो कोई बात नहीं, आप यहीं पर भूखे रहिए। यह बोलकर उसने रतन जी को गुस्से से देखा और नीचे आ गई। पता नहीं बूढ़ा कब मरेगा, मेरा दिमाग खराब करके रखा है। खुद को पता नहीं कहाँ के महाराजा समझता है जो इनकी सेवा में 2-4 नौकर लगा दूं। इससे अच्छा मैं जहर ही दे दूं, जिससे 1 मिनट में ही काम तमाम हो जाए। तंग आ गई हूँ इस बूढ़े से। वह बड़बड़ाते हुए डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने लगी। शाम का वक्त था। घर में हमेशा की तरह पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाने लाया, क्योंकि वहाँ का रूल था सब लोग साथ बैठकर खाना खाएंगे। टेबल पर गरम रोटियाँ, सब्जी, दाल रखी थी। उस वक्त रतन जी का बेटा सचिन ऑफिस से लौटा था, बहुत थका हुआ, बहुत भूखा, जिससे वह जल्दी से हाथ पैर धोकर कुर्सी पर बैठ गया और उसके साथ उसकी पत्नी भी बैठ गई। साथ ही उसका बेटा गोलू भी, जो बहुत सीधा साधा लेकिन काफ़ी तेज दिमाग का था। तभी रतन जी एक हाथ में चढ़ी लिए हुए धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए आ रहे थे। उन्हें इतने धीरे धीरे चलते हुए देखकर उनके बेटे सचिन ने गुस्से के साथ कहा, अरे बाबूजी, आप जल्दी नहीं आ सकते क्या? मैं यहाँ भूख से मरा जा रहा हूँ और आप घर पर रह कर भी आकर बस डाइनिंग टेबल पर बैठ भी नहीं सकते हैं। बेफालतू में मुझे आपके आने का रोज़ वेट करना पड़ता है। इससे तो अच्छा होगा आप इस रूल्स को तोड़ ही दें। अपने बेटे की बात सुनकर रतन जी के पैर रुक गए और वह अपनी नज़र उठाकर सचिन को देखने लगे। उन्हें काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी भी फील हुई कि उसने बहू और बच्चों के सामने थोड़ी सी भी शर्म और लिहाज नहीं दिखाया कि वह किससे बात कर रहा है, और बस सुना दिया। वो जल्दी से कैसे आ जाते? अब वो कोई जुबान नहीं थे, उनकी उम्र हो चली थी। हाथ थोड़े कांपने लगे थे, दांत भी अब वैसे मजबूत नहीं रहे थे, लेकिन वह कुछ नहीं बोले और सॉरी बोलकर धीरे धीरे खाना खाने लगे। लेकिन खाना खाते हुए भी कभी रोटी का टुकड़ा गिर जाता, कभी सब्जी थाली से बाहर आ जाती, कभी चावल उनके कपड़ों पर तो कभी ज़मीन पर गिर पड़ते। बहू ने ये देखा तो उसका चेहरा चीड़ से भर गया। वो झट से बोली,
हे राम, कितनी गंदी तरह से खाते हैं पिताजी। मन करता है इनकी थाली किसी कोने में अलग लगा दूं, ताकि सारा गंध हमारे खाने में ना गिरे। इससे हमें भी बैक्टीरिया हो सकता है। इन्हें तो किसी भी चीज़ की नहीं पड़ी, लेकिन हमारे बच्चे क्यों सफ़र करेंगे। बहू के मुंह से इतनी कड़वी बातें सुनकर रतन जी चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनकी आंखों में एक लाचारी थी, एक दर्द जो शब्दों में नहीं था। बेटे ने बहू की ओर देखा और बिना कुछ बोले धीरे से सिर हिला दिया, जैसे पत्नी की बात से सहमत हो गया हो। उस पल पिताजी के दिल में जो टूटा, वो आवाज़ किसी ने नहीं सुनी, मगर उनकी आंखों का नम होना सब कह गया। उन्होंने खाना खाया और अच्छे से साफ करके अपने रूम में पहुंच गए। हालांकि अपने दादाजी के पास गोलू भी जाना चाहता था, लेकिन वो अपनी माँ से बहुत डरता था और उसकी माँ बहुत डरा कर भी रखती थी, जिससे वह भी अपने रूम में चला गया। वहीं उनके जाने के बाद रश्मि सचिन से गुस्से से बोली, आप अपने इस बूढ़े बाप को वृद्धा आश्रम क्यों नहीं छोड़ाते, क्योंकि मुझसे अब उनकी सेवा नहीं हो रही। देख नहीं रहे हो कैसे खाते हैं खाना, किसी जाहिल देहाती गवारों की तरह। इनकी वजह से हमारे घर में आए मेहमान भी हमारी इंसल्ट करके चले जाते हैं। मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, अब मुझसे नहीं होगा यह सब बर्दाश्त, इसीलिए जल्द से जल्द इसका इंतज़ाम करो, समझे तुम? क्योंकि अगर तुमने नहीं किया तो फिर मैं जो करूँगी और वह शायद तुमसे देखा ना जाए। यह बोलते हुए वह गुस्से से बाहर से चली गई। उसके जाने के बाद सचिन ने अपना सिर पकड़कर बैठ गया। आखिर वह क्या करे, उसे समझ नहीं आ रहा था। वही रतन जी की अब उम्र हो चली थी। उनका झुर्रियों से भरा चेहरा इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लाचार नज़र आ रहा था। वो अपने कमरे के कोने में पड़े पुराने लकड़ी के चारपाई पर बैठे थे। हाथों में एक पुराना कपड़ा था, जिसे वे बिना मतलब बार बार मरोड़ रहे थे। बाहर आकाश में हल्की धूप थी, लेकिन उनके कमरे में बस अंधेरा फैला था, जैसे उनकी ज़िंदगी के बचे हुए पल। वो सोच रहे थे कि कैसे आखिरकार वक्त बदल जाता है। उनकी आंखें किसी अनदेखे बिंदु पर टिक गई थी। हालांकि उन्हें साफ दिखना बंद हो गया था, साथ ही सुनाई भी कम देता था। उनके हाथ भी हिलते रहते थे, लेकिन वो याद कर रहे थे वो दिन जब वे खेतों में सुबह से शाम तक पसीना बहाते थे। मिट्टी में सने उनके पैर, माथे पर झरता पसीना और हाथों में वो धरानती जो कभी रुकी नहीं थी। उन्हें याद आया कैसे वे और उनकी पत्नी हर शाम अपने बेटे सचिन के लिए मिठाई लाते थे। मेरा बेटा बड़ा होकर अफसर बनेगा, वो सपना जो उन्होंने अपनी पूरी जवानी दांव पर लगाकर पूरा किया था। फिर धीरे से उनका चेहरा ढलने लगा। तेरी माँ होती तो शायद सब अलग होता। उन्होंने खुद से बुदबुदाया, जैसे वो खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें वो दिन याद आया जब उनकी पत्नी चली गई थी बिना कुछ कहे, बस आंसू छोड़कर। उसके बाद ये घर जो कभी हंसी से गूंजता था, सन्नाटे से भर गया था। बेटे ने अपने मनपसंद की शहरी लड़की से भी शादी कर ली, जिसके अपने ही कई रूल्स थे। और जब से वो आई थी, रतन जी समझ गए थे कि उनकी बहू उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं करती और बेटे के कान भरती रहती है, लेकिन वह कभी भी पलट कर नहीं बोले। उनके लिए
वह उनकी बेटी की तरह थी, जिस पर गुस्सा करना या डांटना सबसे बड़ा पाप होता है। वो सोचते सोचते कब सो गए पता ही नहीं चला। सुबह उनकी जल्दी ही नींद खुल गई थी, लेकिन तब भी सारी बातें उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। काफ़ी देर तक सोचने के बाद वो कमरे के कोने में रखे पानी के जग की ओर बढ़े, पर हाथ कांप गया। जग गिर पड़ा, पानी फर्श पर फैल गया, जैसे उनकी अधूरी जिंदगी बिखर गई हो। इतने में बाहर से तेज आवाज़ आई, रश्मि की। हे भगवान, फिर गिरा दिया कुछ न कुछ इस बूढ़े ने। सुबह सुबह ही शुरू हो गए काम बिगाड़ना। कुछ होता है नहीं, दिन भर बस टप टप चलकर गंद फैलाना और मुझे परेशान करना। पता नहीं भगवान भी क्यों नहीं बुलाता इन्हें अपने पास। यह बातें सुनकर उनके सीने में कुछ चुभ गया। वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन आवाज़ गले में ही अटक गई। रतन जी ने धीरे से कहा, बेटी, मैं साफ कर दूंगा पानी, गलती से हो गया था। रश्मि हंसते हुए बोली, रहने दीजिए, आपके हाथ से सफाई नहीं और गंदगी बढ़ जाएगी। खड़ा तो आपसे हुआ नहीं जाता, सफाई करने चले हैं। प्लीज़ आप न पड़े रहिए एक जगह पर। बेफालतू में उठकर मेरे लिए चिंता मत बढ़ाइए, मैं ये कर लूँगी। फिर वो तेज़ कदमों से बाहर निकल गई। कुछ ही पल बाद सचिन अंदर आया, हाथ में मोबाइल, आंखें थकी हुई, लेकिन नज़रों में कोई अपनापन नहीं था। पिता की ओर देखे बिना बोला, पिताजी, पंखा मत चलाया करो, बिजली का बिल बहुत आता है। नीचे जाकर बैठा कीजिए, अभी मेरी सैलरी भी ज़्यादा नहीं मिल रही, इसीलिए आप थोड़ा सा एडजस्ट करके चलिए। रतन जी ने हल्की मुस्कान दी, बेटा, नीचे शोर रहता है, मुझे थोड़ा सिर दर्द। पिताजी, आपको हमारी परेशानी नज़र नहीं आती क्या? आप हर चीज़ में बहाना कैसे ढूंढ लेते हैं? आपको बताया ना, महंगाई आसमान छू रही है, इसीलिए मैं अब ज़्यादा पैसे आप पर नहीं लगा सकता। सचिन ने चिढ़ कर कहा और बाहर निकल गया। अपने बेटे की बातें सुनकर उनकी आंखों से एक आंसू धीरे से बह निकला। कभी वो बेटे की हंसी पर खुद को धन्य मानते थे, आज उसी की आवाज़ उन्हें डराने लगी थी। कुछ देर बाद रश्मि की आवाज़ फिर गूंजी, खाना खा लीजिए, ठंडी हो जाएगी। वैसे भी ज़्यादा गर्म चीज़ आपके पेट में जाती नहीं। रतन जी धीरे से उठे, उनके पैर कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक गहराई तक चुभी हुई चुप्पी थी। वो डाइनिंग टेबल की ओर बढ़े, पर वहाँ कोई नहीं था आज, सब खा चुके थे। उनकी थाली एक कोने में रखी थी, बासी रोटियाँ, ठंडी सब्जी और पानी का एक गिलास। उन्होंने धीमे से उस थाली को अपने सामने खिसकाया। हर निवाले के साथ वो कुछ निगल नहीं पा रहे थे। शायद खाना नहीं, अपने आंसू थे जो गले में अटक रहे थे। एक रोटी का टुकड़ा हाथ से गिरा। रश्मि ने दूर से झुंझला कर कहा, देखा, मैंने कहा था ना, इनसे खाना नहीं खाया जाता। अब फर्श गंदा करेंगे, इसीलिए अब से अकेले ही खिलाऊंगी। इनके साथ खाना खाना इतना घिनौना लगता है। देहाती गवार बूढ़ा कहीं का, एक काम भी ढंग से नहीं होता, बजाय मेरे काम बढ़ाने के। रतन जी के होठ कांपे। उन्होंने बस इतना कहा, माफ़ कर दो बेटी, अब से मैं अपने कमरे में ही खा लूँगा, लेकिन मुझे कोई नरम रोटी मिल जाएगी, ये दांतों से चबाई नहीं जा रही।
मेरे दांत भी पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं। उनकी कही बात को जैसे ही रश्मि ने गुस्से से कहा, देख बूढ़े, एक तो तू कोई काम करता नहीं है, ऊपर से करता है तो काम बढ़ता है। इसीलिए चुपचाप से जो मिला है ना वही खा ले। मैं तेरे लिए कुछ भी स्पेशल नहीं बनाने वाली, समझ में आया? वैसे भी मैं तंग आ गई हूँ। ज़्यादा नुक्स निकाली ना तो मैं फिर सीधे वृद्धा आश्रम छोड़ आऊँगी। वहाँ की ज़िंदगी तो यहाँ से बदतर होती है। इसीलिए बिना शिकायत के जो मिल रहा है प्यार से खा लो। जिसे सुनकर रतन जी डर गए और उन्होंने जल्दी से कहा, माफ़ करना बहू, मैं तुम्हें ज़्यादा ही परेशान कर रहा हूँ, अब नहीं होगा। और वो थाली लेकर धीरे से अपने कमरे की ओर चले गए। पीछे रश्मि उन्हें कोसती हुई अपने मोबाइल में व्यस्त हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कमरे में पहुंचकर उन्होंने थाली रखी, दीवार से पीठ टिकाई और धीमे स्वर में बोले, जिस बेटे के लिए रात दिन मेहनत की, आज उसी के घर में मेहमान बन गया हूँ। देख रही हो ना मीना, तुम्हारे जाने के बाद सब कैसे मेरे साथ सलूक कर रहे हैं। उनकी आंखें फिर बंद हो गई और आंखों से आंसू गिरने लगे। धीरे धीरे वक्त उनके लिए और बेरहम होने लगा। अब खाने की मेज पर उनके लिए कोई जगह नहीं बची थी। उन्हें उनके कमरे में ही बिठा दिया गया। फिर कहा गया, पिताजी, आप आज से यहीं इसी रूम में खाना खा लीजिए। बच्चे खेलते हैं, गंदगी फैल जाती है जो अच्छी नहीं लगती। पिताजी चुपचाप उस कोने में अपनी थाली लेकर बैठ जाते। कभी रोटी ठंडी हो जाती, कभी सब्जी में नमक ज़्यादा होता, पर उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। बस धीरे से थाली सरका देते और सोचते, कभी मैं भी अपने बेटे के लिए यही हाथों से निवाले तोड़ता था। अब उनकी थाली भी वही पुरानी स्टील की हो गई थी, जिसे कोई बाकी बर्तन के साथ नहीं धोता था। बल्कि बहू रश्मि उन्हें साफ बोल देती, नाक सिकुड़ते हुए, अरे इनकी थाली में तो बदबू आती है, अपनी थालियों से अलग रखो, नहीं तो सब में गंध भर जाएगी। और आपकी तो एक ही थाली है, आप खुद ही इसे साफ कर लिया करिए, मेरा काम कम हो जाएगा। बेटा सचिन जो सब सुन रहा होता है, बस अखबार में मुंह छिपा कर कह देता, ठीक है, जो ठीक लगे तुम वो करो। यह आदेश मिलते ही जैसे रश्मि खुशी से फूले नहीं समा रही थी। धीरे धीरे उनके कपड़े भी अलग धुलने लगे। धुलने क्या, बहू उन्हें हाथ भी नहीं लगाती थी, जिससे मजबूरी में उन्हीं बस पानी से निकाल कर सुखाना पड़ता, क्योंकि ज़्यादा साबुन ख़त्म होगा। उनके साथ तो जैसे किसी नौकर से बदतर सलूक होने लगा। उनके कमरे में अब कोई नहीं झांकता था। वो कमरा जो कभी रतन जी की हंसी, पत्नी की बातों और बेटे के खेल से गूंजता था, अब सूना पड़ा रहता था, जैसे वक्त भी वहाँ ठहर गया हो। दरवाजे पर मकड़ी के जाले लग चुके थे, दीवारों की पपड़ी उतरने लगी थी और खिड़की के पास रखी पुरानी कुर्सी पर अब बस धूल की मोटी परत थी। कभी कभी बस एक ही रोशनी वहाँ आती, उनके पोते गोलू की, छोटा सा मासूम 5-7 साल का बच्चा। वो चोरी छिपे अपने दादा के कमरे में चला आता, धीरे से दरवाज़ा बंद करता और हंसते हुए कहता, दादू ये देखो, मैंने स्कूल में स्टार पाया है। रतन जी की झुर्रियों भरे चेहरे पर उसी पल जैसे एक नई चमक आ जाती। वो कांपते हाथों से गोलू के बाल सहलाते, धीमे स्वर में कहते, शाबाश बेटा मेरे शेर, तू बहुत आगे जाएगा। गोलू खुशी से उछलता, दादू आप मेरे साथ नीचे चलो ना,
हम साथ में ड्राइंग करेंगे। रतन जी हंसते हुए उठते। अरे नहीं बेटा, नीचे जाऊंगा तो तेरी मम्मी डांटेगी। लेकिन गोलू जिद करता, नहीं, मम्मी नहीं डांटेगी दादू, मैं बोल दूंगा कि मैंने बुलाया है। और जैसे ही गोलू का यह मासूम निकलता, वैसे ही बाहर से रश्मि की तीखी आवाज़ गूंज उठती, गोलू, कितनी बार कहा है उस कमरे में मत जाना, वहाँ की हवा में बदबू है, तुम्हारे कपड़े तक मैले हो जाते हैं। वहाँ जाकर गोलू सहम जाता, धीरे धीरे दादू की गोद से उतरता और रूंधे स्वर में कहता, दादू, मम्मी फिर नाराज़ हो जाएगी, मैं चलता हूँ। रतन जी के होठ कांप उठते। उन्होंने बस इतना कहा, जा बेटा, कोई बात नहीं, तू खुश रह। जैसे ही गोलू दरवाजे के बाहर भागा, रश्मि सामने खड़ी थी, चेहरे पर गुस्से की लकीरें, आंखों में तिरस्कार। अब तो बच्चों को भी बहला रहे थे आप। इतनी गंदी चालों के अलावा आपको और कुछ नहीं आता क्या? शांति से बैठ नहीं सकते हैं? क्यों मेरे बेटे को बीमारी कराना चाहते हैं? आप खुद तो बीमार ही रहते हैं, क्या मेरे बेटे को भी मरते हुए बीमार करके जाएंगे? दिन भर बस कोने में पड़े रहते हैं और जब तब मेरे बेटे को फुसलाते हैं। साफ साफ कहती हूँ, गोलू को अपने पास मत बुलाइए, वरना अच्छा नहीं होगा। रतन जी ने सिर झुका लिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक फीकी मुस्कान दी, वो मुस्कान जो दर्द में भी टूटने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। रश्मि वहीं खड़ी बड़बड़ाती रही, बस अब तो भगवान इन्हें उठा ले जाए, न घर गंदा रहेगा न माहौल भारी। गोलू दरवाजे के पीछे से सब सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। धीरे से उसने दादू की ओर देखा, जो अब खिड़की के पास बैठे थे और आसमान में ताक रहे थे, शायद किसी अपने की याद में, या शायद इस सोच में कि अब वो अपने ही घर में पराया हो गया है। बिजली का पंखा भी पुराना था, आवाज़ करने लगा था तो बहू ने प्लग निकाल दिया। कमरा गर्म हो जाता है, बच्चे सो नहीं पाते, इसीलिए अब ऑन मत करना। रतन जी रात भर छत को ताकते रहते, कभी कभी धीमे स्वर में अपने बीते दिनों की बातें करते। कितनी जल्दी बड़ा हो गया मेरा सचिन। कल तक मेरी उंगली पकड़ कर चलता था, आज मेरी बातों से ही दूर भागता है। सुबह सुबह जब वे आंगन झाँकते या तुलसी को पानी देते तो बहू झिड़क देती, अरे रहने दीजिए पिताजी, आपसे कुछ ठीक नहीं होता, पत्ते बिखेर देते हैं हर जगह। अब वो घर जहाँ कभी उनकी हंसी गूंजती थी, वही अब उनकी सांसें भी बोझ लगने लगती थी। कोई हाल नहीं पूछता, कोई दवा नहीं देता, बस एक कोना था और कुछ यादें। वो कोना अब उनका घर बन गया था। 4 दीवारों में बंद वो आदमी जो कभी पूरे घर की नींव था। रात के खाने के बाद जब सब उठकर अपने अपने कमरे में चले जाते, रतन जी धीरे धीरे अपना गिलास उठाकर रसोई में रखते। हाथ कांपते थे, इसीलिए कभी पानी छलक जाता, बस फिर वही आवाज़ गूंजती। रश्मि तेज लहजे में, हे भगवान, हर रोज़ कोई न कोई चीज़ गिरा देते हैं, पिताजी जरा संभल कर नहीं चल सकते क्या? एक दिन पूरा गिलास टूटेगा, फिर कहेंगे हाथ फिसल गया। मैं अब रोज़ इनकी गंदगी साफ कर करके थक गई हूँ। अगर आपने कुछ भी बिखेर दिया तो उसे आप ही साफ करेंगे। रतन जी बस चुप रहते, कभी सिर झुकाकर मुस्कुराने की कोशिश करते, जैसे खुद को समझा रहे हो, बूढ़ा हो गया हूँ, गलती तो होगी ही। पर उस मुस्कान के पीछे छुपा अपमान उनकी झुकी हुई पीठ से साफ दिखता था। बेटा सचिन कभी बीच में नहीं बोलता, बस अपने फ़ोन पर स्क्रॉल करता रहता
और बीच बीच में हल्की आवाज़ में कह देता, रश्मि रहने दो ना, पिताजी की उम्र हो गई है, अब क्या होगा उनसे। लेकिन वो रहने दो में भी अपनापन नहीं था, वो सिर्फ शोर से बचने की कोशिश थी। धीरे धीरे घर में सब कुछ बदल गया। रतन जी का कमरा अब स्टोर रूम जैसे लगने लगा था। एक कोने में पुराना पलंग, टूटी अलमारी और कुछ दवाइयाँ जो कोई पूछता तक नहीं था। एक दिन रतन जी ने हल्के स्वर में कहा, रश्मि बेटा ज़रा पंखा चला दो, घुटन हो रही है कमरे में। रश्मि बर्तन धोते हुए बोली, अरे पंखा चलाते हैं तो बिजली का बिल बढ़ता है पिताजी, वैसे भी अब ठंडी हवा की क्या ज़रूरत, आपके कमरे में तो हमेशा ठंडक रहती है ना। ज़्यादा महाराजा वाली ज़िंदगी जीनी है तो पहले ही खुद के लिए सेविंग करते, अब हमारा सर खराब मत करिए। यही सब कुछ सुनने को मिलता। यह सब सुनकर रतन जी के होंठ थरथरा गए। उन्होंने चाह कर भी कुछ नहीं कहा, बस अपने पुराने गमछे से पसीना पोंछ लिया। आँखों से आंसू गिरने ही वाले थे कि उन्होंने झटके से पलंग पर लेटकर आंखें बंद कर ली, ताकि कोई देख ना ले कि वो रो रहे हैं। अगली सुबह जब उन्होंने बहू की मदद करने की कोशिश की, झाड़ू उठाई तो आवाज़ आई, अरे रहने दीजिए पिताजी, आपसे झाड़ू भी ठीक से नहीं लगती। पिछली बार कांच का गिलास तोड़ दिया था, जाकर बैठिए उधर। आपकी उम्र अब आराम करने की है, काम करने की नहीं। आराम शब्द में व्यंग था, जैसे कह रही हो आप अब किसी काम के नहीं रहे। अब वो दिन भी चला गया जब पूरा परिवार एक साथ खाना खाता था। अब रतन जी की थाली हर रोज़ बरामदे में रख दी जाती, ठंडी रोटी, बची सब्जी और कभी कभी आधा कटोरा दाल। वो वहीं एक कोने में बैठकर खाते, धीरे धीरे कांपते हाथों से। कभी निवाला टूटकर ज़मीन पर गिर जाता, कभी रोटी सूख जाती, पर उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। बस आंखें ऊपर उठाकर दीवार पर टंगी अपने गुजरे हुए समय की तस्वीर देख लेते। वो फ़ोटो जिसमें वे, उनकी पत्नी और छोटा बेटा सचिन एक साथ मुस्कुरा रहे थे। वो मुस्कान अब सिर्फ दीवार पर रह गई थी। कभी कभी वो खुद से ही बात करते, सचिन बहुत अच्छा बच्चा है, बस थोड़ा काम के दबाव में रहता है। रश्मि भी तो दिन भर काम करती है, शायद मुझसे ही कोई गलती हुई है। हर बार वो अपने ही दिल को दोष देकर दूसरों को माफ़ कर देते, लेकिन अंदर से वो टूट चुके थे। उनकी आंखों में अब चमक नहीं, बस एक उम्मीद बची थी कि शायद एक दिन उनका बेटा फिर से वैसे ही गले लगाकर कहेगा, पिताजी आज आप मेरे साथ बैठकर खाना खाइए। लेकिन यह सपना जैसे सपना ही रहने वाला था। एक दिन रात के 10 बज रहे थे। सारा घर अपने अपने कमरों में जा चुका था। बाहर बरामदे में हल्की ठंडक थी, लेकिन रतन जी के कमरे में हवा तक नहीं थी। छत का पंखा महीनों पहले बंद कर दिया गया था और पुरानी खिड़की से धूल की परत अंदर आ रही थी। रतन जी ने खांसते हुए करवट बदली। कपड़े पसीने से भीगे हुए थे, कभी सांस तेज चलती, कभी रुक जाती। शरीर जवाब दे रहा था। उन्होंने पास रखे गिलास से पानी उठाने की कोशिश की, पर हाथ कांप गया और गिलास जमीन पर गिर गया। आवाज़ सुनकर नीचे के कमरे से रश्मि की चीख आई, अब क्या गिरा दिया? दिन भर तो कुछ न कुछ तोड़ते ही रहते हैं। वे झल्लाती हुई ऊपर आई, बाल बिखरे हुए, मुंह पर गुस्सा टपक रहा था। दरवाज़ा बिना खटखटाए खोला और बोली,
क्या हो गया अब? ये क्या हाल बना रखा है कमरे का? हर तरफ गंदगी, हर जगह कचरा। आदमी है या मुसीबत? रतन जी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन आवाज़ गले में ही अटक गई। बस होठ सूख रहे थे और आंखें झुकी थी। वो धीरे से बोले, बहू जरा पानी दे दो, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। रश्मि ने ताने से हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, आपको तो हमेशा तबीयत खराब ही रहती है। और हम नौकरानी हैं क्या? दिन भर घर का काम करो, बच्चे संभालो, और अब रात को पानी भी लेकर आऊं। क्या करूं मैं आपकी इतनी सेवा करके? रतन जी का गला भर आया। उन्होंने बस धीरे से कहा, मैंने क्या बिगाड़ा बेटा तुम्हारा? रश्मि, मैंने तो तुम्हारे लिए भी अपने बेटे को विदेश भेजने से मना किया था कि परिवार साथ रहेगा। तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं कहा, फिर तुम मुझसे ऐसे क्यों बात करती हो बेटा? रश्मि ठहाका मार कर हंसी। अरे छोड़िए ये पुराने ज़माने की बातें। आपकी वजह से ही तो हमारा ये हाल है। बेटे को कहीं आगे भेजा होता तो आज हमको भी चैन से जीना मिलता। हर चीज़ में आपकी दखल, आपकी मर्जी। अब बस कीजिए, उम्र हो गई है, बैठिए चुपचाप। रतन जी चुप रहे। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन उन्होंने मुंह से कुछ नहीं कहा। बस एक हाथ से पेट पकड़कर करवट ली। रश्मि ने देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। वो कमरे से निकलते निकलते फिर पीछे मुड़ी और बड़बड़ाई, भगवान जाने कब तक ये ड्रामा चलेगा। रतन जी उस आवाज़ को सुनते हुए धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उनके होठों पर एक धीमी सी मुस्कान आई, शायद इसीलिए कि वो दर्द अब महसूस भी नहीं कर पा रहे थे। थोड़ी देर बाद गोलू चोरी छिपे कमरे में आया। उसने देखा दादू की आंखें बंद थी, सांस बहुत हल्की चल रही थी। दादू, दादू, पानी पी लो। पर दादू ने कोई जवाब नहीं दिया। गोलू डर गया। वो भागता हुआ नीचे गया। मम्मी, मम्मी, दादू को सांस नहीं आ रही है, जल्दी चलो। रश्मि पहले तो बोली, ओहो गोलू, रात के समय भी तू दादू दादू कह रहा है। लेकिन जब ऊपर गई तो हड़बड़ा गई। रतन जी बेहोश पड़े थे, होठ नीले हो चुके थे और हाथ ठंडे। सचिन भी शोर सुनकर दौड़ा आया। रात के 2 बज रहे थे। पूरा घर अफरा तफरी में पसर गया। रतन जी को अचानक तेज सांस फूलने लगी थी। हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। सचिन ने जैसे तैसे उन्हें उठाया और रश्मि हड़बड़ाई सी बोली, अरे भगवान, अब यही टाइम था बीमार होने का। सचिन ने चिल्लाते हुए कहा, गाड़ी निकालो, जल्दी जल्दी करो। गोलू डर के मारे रोने लगा। पापा, दादू को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बेटा। सचिन झुंझलाया। रो मत, बस चुप रहो। रतन जी को किसी तरह कार में बिठाया गया। रश्मि का चेहरा पूरा तनाव से भरा था, लेकिन उस तनाव में चिंता नहीं, झुंझलाहट थी। रास्ते में उसने बड़बड़ाते हुए कहा, अब डॉक्टर के पास जाएंगे तो हजारों उड़ जाएंगे। महीने का बजट वैसे भी तंग है, ऊपर से ये बीमारी। आप इसे मरने क्यों नहीं छोड़ देते? बोल देंगे खिसक गया बूढ़ा। पता नहीं, लेकिन अपनी पत्नी की इस बात पर सचिन को बहुत गुस्सा आया, लेकिन कुछ बोला नहीं। वहीं गोलू ने माँ की तरफ देखा, फिर अपने दादू की हथेली पकड़ ली। रतन जी की सांसें तेज थी। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया।
डॉक्टर ने कहा, मरीज को तुरंत आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। फिलहाल एडवांस देना होगा, करीब 30,000 रुपये। सचिन के चेहरे का रंग उड़ गया। 30,000 अभी? रश्मि ने चिल्लाकर कहा, कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? महीने की ईएमआई, बिजली का बिल, स्कूल की फीस, और अब ये क्या मुसीबत है, ये बुढ़ापा भी। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, देखिए, अगर देर हुई तो हालत बिगड़ सकती है। गोलू डर के मारे उनके पास आया। मम्मी, पैसे दे दो ना, दादू को बचा लो। लेकिन रश्मि ने गुस्से में गोलू का हाथ झटक दिया। तू बीच में मत बोल, तुझे क्या पता पैसों की कीमत क्या होती है? पैसे क्या पेड़ से उगते हैं? सचिन ने मोबाइल निकालकर अपनी माँ को फ़ोन किया, पर याद आया अब कॉल करने वाला कोई नहीं बचा। वो तो बस अपने बूढ़े पिता पर ही निर्भर थे। फिर वो धीरे से बोला, ठीक है, मैं कार्ड से पेमेंट कर देता हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर झुंझलाहट थी। रश्मि ने ताना मारा, अरे इतना पैसा इस बुढ़े के लिए क्यों उड़ा रहे हो, जो मरने ही वाला है? हाँ, आखिर अकेले हम क्यों भुगते? इन्हीं की जिद थी, हमारे साथ रहेंगे, अब खुद भुगतो। लेकिन सचिन ने उसकी बात नहीं मानी। वहीं आईसीयू के बाहर कुर्सी पर गोलू बैठा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। अंदर कांच की दीवार के पार उसने अपने दादू को ऑक्सीजन मास्क में देखा। दादू की नाक में ट्यूब लगी थी, मशीनें बीप कर रही थी। गोलू ने अपनी दोनों हथेलियां जोड़कर धीरे से कहा, भगवान प्लीज़ दादू को बचा लो, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ रश्मि और सचिन बिल का कागज़ देखकर बहस कर रहे थे। सुनो, मैं तो बोल रही हूँ, अगर डॉक्टर और पैसे मांगे तो हम नहीं देंगे। जितना देना था दे चुके। लेकिन अगर कुछ हो गया तो? सचिन बोला, तो क्या करें? अब किस किस को बचाएं? बच्चे हैं, घर हैं। एक बुजुर्ग के लिए इतना खर्चा कौन करेगा? गोलू ने ये सब सुना। वो धीरे से उठा और आईसीयू के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। वो सोचने लगा, क्या पैसे सच में इंसान से बड़े होते हैं? आईसीयू के बाहर अब सन्नाटा था। रतन जी अंदर बेहोश पड़े थे और बाहर उनकी जिंदगी से भी ज़्यादा ठंडी चुप्पी पसरी हुई थी। रश्मि अपने मोबाइल में बिल का हिसाब लगा रही थी। सचिन बार बार माथे पर हाथ रख कर सोच रहा था कि पैसे कहाँ से आएंगे। तभी गोलू अचानक खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे और होठ कांप रहे थे। उसने अपने पापा के पास जाकर पूछा, पापा आप दादू से इतना गुस्सा क्यों करते हो? सचिन ने थकी आवाज़ में कहा, गोलू तू बच्चे की तरह बात मत कर। बड़े लोगों की बातें तू नहीं समझेगा। लेकिन गोलू का चेहरा लाल हो चुका था। वो गुस्से में और रोने के बीच कांपते हुए बोला, नहीं पापा, मैं सब समझता हूँ। आप दोनों बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। जब भी मैं बीमार होता हूँ, दादू मेरे लिए भगवान से दुआ करते हैं, और आज जब वो बीमार है तो आप पैसे गिन रहे हो। रश्मि झुंझला गई। गोलू, अब तू भी हमें सिखाएगा कि क्या सही है और क्या गलत? गोलू की आंखों से आंसू बह निकले। वो चिल्लाया, हाँ, क्योंकि आप दोनों ने तो सब भूल ही गए हो। हमेशा बोलते हो कि परिवार एक दूसरे का साथ देता है, लेकिन अब जब दादू को आपकी ज़रूरत है तो आप उन्हें बोझ कह रहे हो। रश्मि सकपका गई। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि गोलू ने और ज़ोर से कहा, अगर पैसे ही सब कुछ है
तो जब आप बूढ़े हो जाओगे ना, तब मैं भी ऐसा ही करूँगा। जैसे आप आज दादू को छोड़ रहे हो, वैसे ही मैं भी आपको छोड़ दूँगा और बोलूँगा, अब इन पर पैसा क्यों खर्च करें। उसकी आवाज़ काँप रही थी, मगर हर शब्द चुभ रहा था। सचिन के हाथ से फाइल गिर गई। उसने नीचे झुक कर देखा। फर्श पर बिल पड़ा था और साथ ही गिरा था उसका आत्मसम्मान। गोलू वहीं बैठ गया, सिर पकड़ कर रोने लगा। दादू तो कहते थे प्यार सबसे बड़ा होता है, लेकिन शायद अब घर में प्यार बचा ही नहीं। आप लोग उन्हें वृद्धा आश्रम भेजना चाहते हैं ना, तो मैं भी जाऊंगा। मैं भी उन्हीं के साथ रहूंगा। मैं आप दोनों के साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। आप लोग बहुत बुरे हो। रश्मि के गाल पर आंसू बह निकले और पहली बार उसकी आवाज़ में कठोरता नहीं, पछतावा था। गोलू ने अपनी आंखें पोंछी और धीरे से कहा, पापा, दादू को ठीक करवा दो। मैं अपना गुल्लक तोड़ दूंगा, उसमें थोड़े पैसे हैं। सचिन और रश्मि उसे देख रहे थे। वो छोटा सा बच्चा जो अब उनसे कहीं बड़ा इंसान बन चुका था। लेकिन रश्मि गुस्से से कांप रही थी। चेहरा लाल, आंखें गोलू पर टिकी हुई। वो चिल्लाने ही वाली थी, चुप हो जा गोलू, तुझे। बस तभी एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ गूंजी। रश्मि वहीं ठिठक गई। उसका चेहरा एक पल में सफ़ेद पड़ गया। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई। पीछे उसकी माँ सुरेखा जी खड़ी थी। चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि दर्द और शर्म दोनों था। गोलू भागकर उसकी टांगों से लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा। नानी, मेरे दादू को कुछ हो जाएगा। सुरेखा जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और फिर रश्मि की ओर मुड़ी। उनकी आवाज़ कांप रही थी, मगर हर शब्द चाबुक की तरह लग रहा था। छी रश्मि, छी। क्या यही संस्कार दिए थे मैंने तुझे? क्या मैंने तुझे सिखाया था कि अपने ससुर को बोझ समझ, उस इंसान को जो तेरे पति का जनक है? आज अगर गोलू ने मुझे कॉल करके बुलाया ना होता तो पता ही नहीं चलता कि मेरी बेटी ऐसा भी कर सकती है और इतने गंदे शब्द बोल सकती है। रश्मि कुछ बोलना चाहती थी, मगर शब्द गले में अटक गए। सुरेखा जी ने और कड़ा स्वर अपनाया। मैंने सोचा था मेरी बेटी दूसरों के घर की इज्जत बढ़ाएगी, लेकिन तूने तो अपने ही घर की नींव हिला दी। तेरे जैसे बच्चों से तो अच्छा था भगवान मुझे निसंतान ही रखता। उनकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज़ में आग थी। अगर तेरी भाभी मेरे साथ ऐसा करती, मुझे बुढ़ापे में रोटी के लिए तरसाती, तो तुझे कैसा लगता? रश्मि बता, अच्छा लगता? रश्मि की आंखें भर आई। उसने सिर झुका लिया। सुरेखा जी ने सचिन की तरफ देखा। और आप? बेटा, आपके पिता ने आपकी पढ़ाई के लिए खेत गिरवी रख दिए, अपनी पीठ झुका दी, पर आपके सिर को झुकने नहीं दिया। और आज आप उसी पिता को अस्पताल के बिल से तोल रहे हैं। सचिन की आंखें डबडबा गई। उसने सिर पकड़ लिया। माँ जी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सुरेखा जी ने धीमे स्वर में कहा, गलती नहीं बेटा, पाप किया है। जो अपने माँ बाप का आदर नहीं करता, उसका जीवन कभी चैन से नहीं कटता। गोलू ने नानी का हाथ थामा और बोला, नानी, अब ना मम्मी पापा अच्छे बन जाएंगे, दादू को कुछ नहीं होगा ना? सुरेखा जी ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। नहीं बेटा, अब सब ठीक होगा, क्योंकि जब बच्चे अपने बड़ों के गलत काम पर सवाल करने लगते हैं, तभी घर में अच्छाई लौटती है।
रश्मि वहीं जमीन पर बैठ गई, चेहरा दोनों हाथों में छिपाकर फूट फूट कर रोने लगी। रतन जी अस्पताल के बेड पर लेटे थे, चेहरा पीला, सांसें धीमी, पर धड़कन अभी बाकी थी। मॉनिटर की बीप बीप आवाज़ के बीच कमरे में सन्नाटा पसरा था। सचिन, रश्मि और सुरेखा जी बाहर कुर्सी पर बैठे थे। तीनों की आंखों में थकान नहीं, पछतावा था। रश्मि की आंखें लाल थी, शायद रोते रोते अब आंसू भी थक चुके थे। तभी दरवाजे से गोलू धीरे से अंदर चला गया। वो चुपचाप दादू के पास पहुंचा, उनका ठंडा हाथ अपने छोटे हाथों में लिया और धीरे से बुक्का बोला, दादू, गोलू आ गया है, उठो ना। अब मम्मी पापा अच्छे बन गए हैं, आपको कोई नहीं डांटेगा, उठो ना दादू। उसकी मासूम आवाज़ ने जैसे सोए हुए जज्बात जगा दिए हो। रतन जी की उंगलियां हल्की सी हिली, पलकों में थरथराहट आई और फिर धीरे धीरे उनकी आंखें खुली। गोलू खुशी से उछल पड़ा, मम्मी, पापा, दादू जाग गए। रश्मि और सचिन भागते हुए अंदर आए। डॉक्टर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है इन्हें किसी अपने की पुकार ने वापस बुला लिया है। रतन जी ने बड़ी मुश्किल से हाथ उठाया, सचिन का हाथ थामा और हल्की आवाज़ में बोले, बेटा, बुरा मत मानना। मैं जानता हूँ जिंदगी ने तुझे थका दिया है, लेकिन याद रख, माँ बाप कभी बोझ नहीं होते, बस उन्हें थोड़ा सुकून चाहिए होता है। सचिन फूट फूट कर रो पड़ा, बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत दुख दिया। रश्मि भी आंसुओं में डूबी थी, उनके पैरों के पास बैठ गई। पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत गलत थी, मुझे समझ ही नहीं आया कि आपने हमें क्या क्या दिया। रतन जी ने दोनों के सिर पर हाथ रखा, चेहरे पर शांति थी और आंखों में सुकून। कोई बात नहीं बच्चों, जब पछतावा सच्चा हो तो माफ़ी अपने आप मिल जाती है। सुरेखा जी यह सब देखकर मुस्कुराई, उनकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन यह सुकून के आंसू थे। गोलू खुशी से बोला, अब सब अच्छे बन गए ना नानी, अब हमारे घर में फिर से प्यार रहेगा ना। सुरेखा जी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा, अब तुम्हारे घर में सिर्फ प्यार रहेगा। रतन जी ने गोलू को अपने पास खींचा और कहा, मेरे गोलू, तू कभी किसी को बुरा मत बनने देना, तू हमेशा सच का साथ देना। कमरे में फिर वही बीप की आवाज़ गूंजी, पर वो भय नहीं, जीवन की लय लग रही थी। सूरज की हल्की किरणें खिड़की से अंदर आई और रतन जी के चेहरे पर पड़ते ही पूरे कमरे में शांति और उजाला छा गया। सब कुछ ठीक हो गया था। रतन जी अब पहले जैसे नहीं रहे थे, पर उनके चेहरे पर एक सुकून था। वो रोज़ गोलू के साथ बैठते, बातें करते, कभी पेड़ की छांव में बैठकर अपने पुराने दिनों को याद करते। अब घर में फिर से हंसी गूंजने लगी थी, वही घर जो कुछ समय पहले सन्नाटे से भरा था। रश्मि और सचिन दोनों ने अपने दिल से फैसला किया था, अब ना तो कोई ताना होगा ना उपेक्षा। उन्होंने रतन जी के कमरे की मरम्मत करवाई, नया पंखा लगाया और हर शाम उनके साथ बैठकर खाना खाने लगे। वो थाली जो कभी अलग रखी जाती थी, अब फिर से घर की सबसे सम्मानित जगह पर थी। कभी कभी रतन जी बस मुस्कुरा देते, आंखें बंद करके कहते, अब लगता है
मेरी मेहनत और मेरे रिश्ते दोनों सफल हो गए। गोलू उनके पास बैठकर धीरे से पूछता, दादू क्या अब आप खुश हैं? रतन जी मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरते और कहते, हाँ बेटा, जब अपने सुधर जाएं तो ज़िंदगी फिर से खिल उठती है। घर के आंगन में तुलसी के पत्ते फिर से हरे हो गए थे। रातों को अब किसी के सिसकने की नहीं बल्कि हंसी और दुआओं की आवाज़ें गूंजती थी। और यूं रतन जी ने सबको यह सिखा दिया, बुजुर्ग बोझ नहीं होते, वो नींव हैं जिन पर घर टिके रहते हैं। जिस दिन हम उन्हें समझ लेंगे उसी दिन ज़िंदगी की असली इज्जत समझ आएगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।